हाँ स्टूडेंट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 11 के पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत। इसके पहले हमने लास्ट लेक्चर में यह देखा था कि विद्युत अपघट अर्थात इलेक्ट्रोलाइटिक जो सॉल्यूशन होता है उसकी चालकता अर्थात कंडक्टेंस आप कैसे पता करते हैं, जिसके अंतर्गत हमने प्रतिरोध अर्थात रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी अर्थात चालकता, विशिष्ट चालकता और विशिष्ट प्रतिरोध और इसके अलावा सेल कांस्टेंट कैसे ज्ञात करते हैं ये प्रक्रियाएँ पढ़ ली थी। और हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में यदि हम पानी मिला दें अर्थात उसको हम डाइल्यूट कर दें या जिसको बोल सकते हैं तनु कर दें, तब उससे चालकता पर क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं, मोलर कंडक्टिविटी किसको कहते हैं। जैसे कि नाम से पता चल रहा होगा कि मोलर कंडक्टिविटी या मोलर चालकता का अर्थ होता है कि एक मोल विद्युत अपघट्ट विलयन की चालकता को हम क्या बोलेंगे, मोलर चालकता, जिसको हम आणविक चालकता भी कहते हैं। इसको इस तरीके से लेमडा एम से दिखाएंगे। एम का अर्थ यहाँ क्या है, मोलर कंडक्टिविटी, और इस एक ये भी लेमडा होता है इस तरीके से, इसको भी लेमडा कहा जाता है। लेकिन ये जो लेमडा रहेगा इसको हम उपयोग करेंगे सिर्फ आयन के लिए। तो ये हमको देखने को कहाँ मिलेगा, इस टाइप का जो लेमडा रहेगा ये देखने को मिलेगा हमको कोलरास के नियम में। और ये जो लेमडा है ये हम उपयोग करेंगे किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए अर्थात विद्युत अपघट्ट या जिसको बोल सकता हूँ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लेमडा एम शब्द प्रयोग करेंगे, और कोई आयन रहेगा अर्थात प्लस या माइनस चार्ज वाले तो उसके लिए हम लेमडा इस तरीके से उपयोग करेंगे, जो कि आगे कोलरास लॉ में देखने को मिलेगा। हम फिलहाल इस पर फोकस करेंगे। तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी। एक मोल जो विद्युत अपघट्ट विलयन रहता है उसकी चालकता को हम बोलते हैं मोलर चालकता। अब एक मोल का अर्थ जरूरी नहीं है कि 1 मिलीलीटर रहे, क्योंकि हमने लास्ट टाइम क्या देखा था, जो कप्पा होता है उसका अर्थ होता था कि 1 मिलीलीटर विलयन की चालकता को कप्पा बोलते थे, जिसको विशिष्ट चालकता भी कहा जाता है। अब यहाँ पे 1 मोल का अर्थ हो सकता है 1 लीटर या 1000 लीटर भी, और 1 मिलीलीटर भी हो सकता है। तो हम इसको कैसे पता करेंगे कि मोलर चालकता किस तरीके से निकालें, तो इसको हम निकालने का एक सामान्य से तरीका रहता है। इस तरीके से अपने पास क्या होता है, कंटेनर होता है, और इस कंटेनर में हम ऐसे इलेक्ट्रोड को लगाते हैं जैसे इसके पहले हम लगा रहे थे, और अगला इलेक्ट्रोड इस तरीके से। अब ये जो इलेक्ट्रोड रहेगा इसमें हमको ख्याल ये रखना है कि दोनों इलेक्ट्रोड यहाँ से यहाँ तक की जो बीच का दूरी है वो 1 सेंटीमीटर होना चाहिए, और ये ऊंचाई है, ये ऊंचाई इतना हो कि जो हम विद्युत अपघट्ट विलयन अर्थात 1 मोल कंसंट्रेशन वाला जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जिसमें अम्ल, क्षार या लवण आता है वो इसके अंदर पूरा समा जाए। अर्थात हम इसका हाइट, जो हमारा इलेक्ट्रोड है उसका हाइट इतना रखेंगे कि इसके अंदर हमारा 1 मोल कंसंट्रेशन का जो विद्युत अपघट्ट विलयन है वो समा जाए, चाहे वो 1 मिलीलीटर हो या फिर 1 लीटर हो। 1 मिलीलीटर के केस में क्या होगा, थोड़ा सा रहता है विलयन, इसलिए इसका हाइट क्या करना पड़ेगा, हमको छोटा करना पड़ेगा। अब यहीं पे मैं 1 लीटर सॉल्यूशन ले लूँ तो इसका हाइट क्या है, मेरे को बढ़ाना पड़ेगा, अर्थात इसका हाइट बड़ा रहेगा। इसीलिए लिखा कि दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर हो, अर्थात इनके बीच की दूरी, और इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट का अर्थ है कि इस तरीके से यदि हम इलेक्ट्रोड को माने तो ये पूरा एक जो कटिंग रहेगा यहाँ से यहाँ तक, इसको हम बोल रहे हैं अनुप्रस्थ काट। तो उसका जो क्षेत्रफल इतना होना चाहिए, अर्थात इनका जो ऊंचाई है उसको मिलाकर कि विद्युत अपघट्ट विलयन उसके अंदर समा जाए। तब इस समय जब हम यहाँ से जो बाकी हमने लास्ट टाइम मीटर ब्रिज लगाकर किस तरीके से कंडक्टिविटी पता करते हैं उस तरीके से हम कंडक्टिविटी पता कर लेंगे। तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी। तो इसका यदि हम फार्मूला की बात करें जिससे हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन बना पाएंगे, तो ये फार्मूला होता है लेमडा एम इक्वल टू कप्पा इनटू 1000 बाई एम। एम इसलिए क्योंकि हम यहाँ मोलरता वाला टर्म उपयोग करते हैं, क्योंकि यहाँ मोल लिखा हुआ है इसलिए एम। यदि मान लो यहाँ पे मोल की जगह तुल्यांक लिखा रहता तब हम वहाँ पे नॉर्मलता एन उपयोग करते अर्थात कैपिटल एन का। उम्मीद है फार्मूला आपने समझ लिया होगा। अर्थात इस फार्मूला को आपको फिलहाल याद करना है पेपर के पर्पज से, इसको प्रूव करने वाला कुछ नहीं आता है। इसमें सिर्फ आपको ये समझना है कि 1 मोल विद्युत अपघट्ट विलयन की चालकता को क्या बोलेंगे, मोलर चालकता बोलेंगे। अब इसका यूनिट की बात करूँ अर्थात इसका इकाई कैसे पता करेंगे, तो इकाई ज्ञात करने के लिए सीधा से लिखेंगे लेमडा एम इक्वल टू, ये जो कप्पा होता है, कप्पा अर्थात विशिष्ट चालकता, ये किसके उल्टा होता था, विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता था, विशिष्ट प्रतिरोध हम रो को दिखाते थे, और रो का हम जानते हैं यूनिट इसका क्या होता है, रो का यूनिट होता है ओम सेंटीमीटर, ठीक है। और जो कप्पा होता है वो इसका ठीक उल्टा होता है, तो कप्पा का ये ठीक उल्टा होता है, अर्थात जो कप्पा है वो इस रो का ठीक उल्टा होता है। तो इस हिसाब से जब रो का यूनिट अर्थात ये जो क्या है विशिष्ट प्रतिरोध है उसका यूनिट यदि ये है तो ओम सेंटीमीटर, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ओम -1 सेंटीमीटर -1, और जो ओम -1 होता है इसको हम साइमन भी बोलते हैं, और ये सेंटीमीटर -1। तो इस तरीके से जो कप्पा रहेगा इसका यूनिट, अर्थात इसका यूनिट आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसका यूनिट यदि लिखूँ कप्पा का तो ये क्या हो जाएगा, एस भी हम लिख सकते हैं अर्थात साइमन सेंटीमीटर -1 इंटू
1000। और ये जो नीचे रहता है मोलरता, तो मोलरता का हम यूनिट पढ़ते थे मोल प्रति लीटर। तो इस तरीके से मोलरता का सूत्र होता है मोल प्रति लीटर। अब यदि मैं लीटर की बात करूं तो लीटर का अर्थ क्या है? लीटर का अर्थ होता है आयतन, और आयतन में हमारा क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित क्या होता है? ऊंचाई। 3 चीज़ें होती है। अब चूंकि यहाँ पे हम आयतन इनका पता करेंगे, इस कंटेनर का, कि कितना आयतन होगा, और चूंकि यहाँ से हम क्या सारा दूरी सेंटीमीटर पे नाप रहे हैं, इसलिए जो ये लीटर का फॉर्म रहेगा, इस लीटर के फॉर्म को मैं बदल दूंगा सेंटीमीटर के फॉर्म में। तो आयतन का अर्थ होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो यदि लंबाई को मैं सेंटीमीटर में मान लूँ, अर्थात यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी सेंटीमीटर में है, तो ऊपर थोड़ा सा जाऊँ तो वो भी सेंटीमीटर मिलेगा, और ऐसे गहराई में जाऊँ तो भी क्या मिलेगा मुझे? सेंटीमीटर। तो इस तरीके से सेंटीमीटर का 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर का घात 3। तो इस तरीके से हम ये जो लीटर रहेगा उसको सेंटीमीटर का घात किस में बदल पाएंगे? 3 में बदल पाएंगे। यदि मीटर रहता तो इसको हम लिख देते मीटर का घात 3, लेकिन उसको हम मीटर नहीं बदल सकते। क्यों? क्योंकि हम जो प्रैक्टिकल करते हैं एक छोटे से कंटेनर में करते हैं, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रोड लेना है और विद्युत अपघट्ट विलयन लेना है। मीटर का अर्थ होता है सीधा 3 फीट, बहुत बड़े साइज़ का, और बहुत बड़े साइज़ का कंटेनर लेके प्रैक्टिकल नहीं किया जाता है। ठीक, तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी। तो इसका यूनिट यदि हम देखें तो ये देखिए, ये जो 1000 रहता है वो 1000 इसी लीटर के लिए लिया रहता है, वास्तव में वो ml के फॉर्म में रहता था, इसलिए तो ये 1000 को भी बदल देते हैं। ये तो लीटर के लिए हम डाटा ये लिखेंगे लीटर की जगह, और ये जो 1000 होता है ये वास्तव में है ml, तो इसका अर्थ हो जाता है 1 लीटर, इस तरीके से। ठीक, तो 1 वहाँ लिखना है हमको इस जगह पे, तो ये यूनिट हो जाएगा साइमन -1, और ये हो जाएगा × 1, और इसको हम लिखेंगे मोल अपान सेंटीमीटर का घात 3। ये जो सेंटीमीटर का घात 3 है ये कहाँ ऊपर चला जाएगा तो कैसे दिखने लगेगा? साइमन सेंटीमीटर -1, ये ऊपर चला गया तो हो जाएगा सेंटीमीटर का घात 3, और ये नीचे रहेगा। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि इसको हमने मल्टीप्लाई के फॉर्म में अर्थात गुणा के फॉर्म में बदल लिया, इसलिए। तो ये सामान्य एक गणित, तो ये घात 3 लगा है, ये ऋण 1 लगा है, घटेगा तो क्या हो जाएगा? साइमन सेंटीमीटर का घात 2, और इस मोल को ऊपर भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा? मोल -1। तो ये किसका यूनिट है? कप्पा m का। ये पेपर में पूछा जाता है, जरूर याद रखें, ये बहुत काम का चीज़ है। या तो इसको डायरेक्ट ऐसे याद रखें, कभी कभी क्या है इस तरीके से सिद्ध करने वाला भी आता है, तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। ठीक, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपने समझ लिया होगा। ये जो साइमन है, ये साइमन की जगह जैसे मैं बताया ओम -1 भी हम लिख सकते हैं, ओम -1। ठीक, तो उम्मीद है सारी चीज़ें समझ ली होंगी। इसको नोट करिए। फिर मोलर चालकता की जगह हम समझते हैं तुल्यांकी चालकता क्या होता है, जिसके अंतर्गत हम नॉर्मलता को लेते हैं और इन दोनों का रिलेशन देखेंगे, क्योंकि इसी के माध्यम से हम आगे कोलराज का नियम भी आसानी से समझ पाएंगे। ठीक, अब हम समझ रहे हैं तुल्यांक चालकता। इसके पहले हमने नॉर्मलता, जो कि विलियन अर्थात सॉल्यूशन चैप्टर में था, फैराडे का विद्युत अपघटन अर्थात इलेक्ट्रोलिसिस जो रूल था, वो सब चीज़ में तुल्यांक के बारे में पढ़ रखा है डिटेल में। तो उस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको तुल्यांक शब्द अर्थात इक्विवेलेंट का अर्थ क्या होता है ये समझ में आए। हम यहाँ डायरेक्ट पढ़ने वाले हैं कि तुल्यांकी चालकता क्या होता है, इसको पता कैसे करते हैं, क्योंकि विद्युत अपघट्ट एक सॉल्यूशन होता है, उस सॉल्यूशन के हम प्रतिरोध पता करते थे, चालकता पता कर चुके हैं। इसके अलावा विशिष्ट चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध और सेल स्थिरांक, ये सारी चीज़ें हम पता कर चुके हैं। और इसके पहले हमने मोलर चालकता भी अभी थोड़ा देर पहले पता करना सीखा था। तुल्यांकी चालकता में सिर्फ और मोलर चालकता में सिर्फ अंतर ये रहेगा कि यहाँ पे आपको लिखना रहेगा 1 ग्राम तुल्यांक, और तुल्यांक को कहा जाता है इक्विवेलेंट वेट, और जो तुल्यांक रहता है उसको ई से दिखाते हैं। और इसका फार्मूला होता है मोलर मास, अर्थात इनका जो द्रव्यमान रहता है वो किसी भी एटम का या किसी भी मालिक्यूल का अपान एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या होता है? एन फैक्टर एसिड के लिए उसके H+ होते हैं, बेस के लिए उसके OH कितने रहेंगे वो होते हैं। कोई पॉजिटिव आयन है तो कितने पॉजिटिव आयन की संख्या है उसको कहा जाता है एन फैक्टर। ये हम 2 से 3 बार निकालना सीख चुके हैं। किसमें? नॉर्मलता वाले जो चैप्टर था सॉल्यूशन, उस यूनिट में कर चुके हैं हम लोग। इसके अलावा इस यूनिट में भी फैराडे का जो नियम पढ़ा था, फर्स्ट और सेकंड लॉ, उसके अंतर्गत भी हमने एन फैक्टर निकालना सीख लिया था। ठीक है, तो उम्मीद है वो चीज़ें आपने पढ़ ली होंगी और ये निकालना आपको आता होगा। मैं यहाँ पे ये कैसे ग्राम तुल्यांक निकालते हैं उसका एक सामान्य फार्मूला लिख रखा हूँ। ठीक, दोनों में सिर्फ अंतर यही है कि यहाँ पे 1 ग्राम तुल्यांक हम विद्युत अपघट्ट लेंगे। इसके पहले में हमने क्या ले रखा था? 1 मोल विद्युत अपघट्ट लिया था। तो यहाँ 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्ट की चालकता को क्या बोलेंगे? तुल्यांक चालकता या तुल्यांकी चालकता, जिसको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी कहते हैं। अब दोनों में सिर्फ अंतर इतना ही रहेगा, बाकी क्या है? दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर रहेगा हमेशा, और इलेक्ट्रोड के हाइट इतने रहेंगे और उनके चौड़ाई कि उनके बीच में जो विद्युत अपघट्ट विलयन हम डालने वाले हैं, जिसका क्या है तुल्यांकी चालकता या मोलर चालकता पता करना है, वो आसानी से समा जाए। अर्थात हमको चित्र भी वैसे ही बनाना है। इस तरीके से एक हम कंटेनर लेते हैं, इस कंटेनर में क्या है? ये इलेक्ट्रोड रहेगा। इस इलेक्ट्रोड को हम इतना बड़ा रखेंगे जितना इसके अंदर हमको सॉल्यूशन लेना है, और इनके बीच की जो दूरी है वो क्या है? 1 सेंटीमीटर का दूरी, और ये एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिव हो जाएगा, दूसरा नेगेटिव वाले टर्मिनल। अब इसको हम मीटर ब्रिज या
अर्थात व्हीट स्टोन ब्रिज जो पिछली बार हमने पढ़ा था कैसे निकालते हैं उससे फिर कनेक्ट करेंगे और उस तरीके से हम इसकी जो तुल्यांकी चालकता है, मोलर चालकता है, वो सारी चीज़ें पता कर लेंगे। इसके अंदर जो भी सॉल्यूशन है उसको हमको रखना होता है और रखेंगे। तो इसके अंदर जो 1 सेंटीमीटर दूरी के अंदर जो 1 ग्राम तुल्यांक भार का जो भी विद्युत अपघट या इलेक्ट्रोलाइट रहेगा उसकी चालकता को, अर्थात इस पर्टिकुलर एरिया में जितना चालकता शो करेगा। अब चालकता का अर्थ ये है कि इसके अंदर जो मैं विद्युत अपघट भरे रहूँगा वो इस इलेक्ट्रोड से इस इलेक्ट्रोड तक कितना देर में पहुँच रहा है या कितना जल्दी पहुँच रहा है। जल्दी पहुँचेगा इसका अर्थ है कि चालकता बहुत अच्छी है, देरी में पहुँचेगा इसका अर्थ है चालकता बहुत खराब है। ठीक है, अब इसका यदि फार्मूला लिखूं तो फार्मूला हम लिख सकते हैं लेमडा EQ लिखेंगे यहाँ पे। इसके पहले में हमने M लिखा था मोलर चालकता के लिए, यहाँ क्या लिखेंगे इक्विवेलेंट लिखेंगे। और ये इस टाइप का लेमडा किसके लिए प्रयोग कर रहे हैं, हम सिर्फ विद्युत अपघट अर्थात इलेक्ट्रोलाइट के लिए कर रहे हैं। और जब कोलराज का नियम पढ़ेंगे तो हम इस टाइप का लेमडा उपयोग करेंगे जो कि किसके लिए काम आएगा, हमको आयन के लिए काम आएगा, क्योंकि वहाँ पर हम जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट रहता है उसको आयनों में भी तोड़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो इसका फार्मूला यदि लिखें तो ये होता है K × 1000 अपान A। एन क्या है यहाँ पे, नॉर्मेलिटी है। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। यदि इनके इकाई की बात करूँ, इस फार्मूला से आपको गणित बनाने में मदद मिलेगा। इसके पहले हमने मोलरता M लिखा था, ये वास्तव में सांद्रता को दिखाता है। और ये जो 1000 है वो 1000 मिलीलीटर को बताता है, और 1000 मिलीलीटर बराबर क्या होता है, 1 लीटर होता है। ठीक, अब इनका इकाई देखें तो इकाई के लिए सीधा लिखेंगे लेमडा EQ इक्वल टू कप्पा का हम जानते हैं साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, और साइमन को क्या लिखते थे, ओम-1 लिखते थे। ये जो 1000 है इसको हम ये लिखेंगे कि 1000 ml इक्वल टू क्या होता है 1 लीटर। तो इसको हम सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से अपान ये जो नॉर्मलता होता है, नॉर्मलता का होता है ग्राम इक्विवेलेंट अपान लीटर। तो मैं लिखूंगा इसमें ग्राम इक्विवेलेंट अपान क्या हो जाएगा लीटर। और लीटर का हम इसमें यूनिट कैसे बदलेंगे आगे देखिए, लीटर बराबर को यदि सेंटीमीटर बदलें तो ये होता है सेंटीमीटर के घात 3। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लीटर होता है आयतन, और आयतन मतलब लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। और लंबाई को सेंटीमीटर मान लूँ, चौड़ाई को सेंटीमीटर मानूँ और ऊंचाई को अर्थात हाइट को सेंटीमीटर मानूँ, तो तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा सेंटीमीटर के घात 3। ठीक, अर्थात उसमें क्या लग जाएगा, इसमें लग जाएगा क्यूब। ठीक, तो ये डाटा हम यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा साइमन सेंटीमीटर-1, नीचे लिखूँगा ग्राम इक्विवेलेंट अर्थात तुल्यांक। यदि हिंदी में लिखना रहेगा तो इसको क्या लिखेंगे, ग्राम तुल्यांक अपान जो लीटर है इसके जगह हम क्या लिख रहे हैं, लीटर की जगह हम कर रहे हैं सेंटीमीटर के घात 3। सेंटीमीटर हम सिर्फ इसलिए ले रहे हैं क्योंकि दोनों के बीच का दूरी हम सेंटीमीटर में, क्योंकि हमारे कंटेनर बहुत छोटे होते हैं, इलेक्ट्रोड भी सामान्य हाइट के होते हैं। अभी प्रैक्टिकल किए जाते हैं थोड़े थोड़े मात्रा में किए जाते हैं, ना कि बहुत बल्क में अर्थात बहुत अधिक मात्रा में नहीं होते हैं बड़े बड़े कंटेनरों में। नहीं तो इनके सारे यूनिट हम बदल सकते हैं, अर्थात ग्राम को किलोग्राम में लिख सकते थे, लेकिन वो नहीं लिखते क्योंकि थोड़ी मात्रा में सारी चीज़ें उपयोग की जाती हैं। अब ये सेंटीमीटर सेम उसी तरीके से ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा साइमन सेंटीमीटर-1 और ये हो जाएगा सेंटीमीटर का घात 3, और नीचे क्या है ग्राम इक्विवेलेंट अर्थात ग्राम तुल्यांक। इसको अगले स्टेप में हम कैसे कर सकते हैं, लेमडा EQ इक्वल टू साइमन। अब देखिए सेंटीमीटर घात 3 और सेंटीमीटर-1 है, घात 3 है तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर का घात 2, और ये पूरा ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट -1। तो ये हो जाएगा ये हमारा तुल्यांकी चालकता का यूनिट। तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी इसको कैसे निकालते हैं। इसके पहले वाले में हमने यहाँ मोल लिखा हुआ था क्योंकि मोलर चालकता निकालते थे, यहाँ पे हम क्या है तुल्यांक चालकता का निकाल रहे हैं, इसलिए ग्राम इक्विवेलेंट अर्थात ग्राम तुल्यांक -1 लिख रहे हैं। बाकी सारे डाटा सेम रहेंगे। 3 इसके साथ घटने के बाद क्या हो गया 2 हो गया। इन दोनों में यदि संबंध देखें मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता में तो क्या होता है उसको देखते हैं। सबसे पहले इसको नोट करिए, देख रहे हैं मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता के बीच में क्या संबंध है वो, क्योंकि इसका ज़रूरत हमको कोलरास नियम में पड़ेगा, कोलरास नियम के एप्लीकेशन पार्ट्स में, और साथ में इन सब इक्वेशन का हमको वहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाला है। देखिए लेमडा M होता है मोलर चालकता अर्थात मोलर कंडक्टिविटी, और इसका फार्मूला लिखते हैं कप्पा। कप्पा क्या है, कप्पा है विशिष्ट चालकता अर्थात स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इनटू 1000 अपान M। इसी तरीके से यदि लेमडा EQ लिखूँ इक्विवेलेंट वेट वाला अर्थात तुल्यांकी चालकता के लिए तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे कप्पा इनटू 1000 अर्थात 1000 अपान N। ये नॉर्मलता के लिए पता कर रहे हैं और ये क्या है मोलर चालकता के लिए। अब इन दोनों के बीच में हम रिलेशन लिख रहे हैं कि वास्तव में ये क्या होता है। ठीक, यदि मैं नॉर्मलता की बात करूँ, देखिए नॉर्मलता की बात करूँ तो नॉर्मलता होता है कोई भी जो हमारा विलेय रहता था उसकी मात्रा अपान उसका क्या होता था तुल्यांक भार अर्थात W अपान E, और इधर होता था अपना 1 अपान जो विलियन रहता था उसका आयतन लीटर में। इस तरीके से यदि मैं इस E की बात करूं
तो इस ई को मैं लिख सकता हूँ ई अर्थात इक्विवेलेंट वेट। तो जो तुल्यांक भार होता है वो पता किया जाता है इस तरीके से, ई बराबर होता है मोलर मास अर्थात अणु द्रव्यमान अपान एन फैक्टर। ये हम किस में सीख चुके हैं, ये हम सीख चुके हैं विलियन वाले चैप्टर पे, नॉर्मलता वाले सेक्शन पे, और इसमें भी फैराडे के नियम वाले सेक्शन में हम ये सारा चीज़ कर चुके हैं। इसको कहा जाता है तुल्यांक भार, और तुल्यांक भार निकालना होता है तो हम सबसे पहले जो मोलर द्रव्यमान होता है उसको लिखते हैं और उसके एन फैक्टर को लिखते हैं। अम्ल के लिए H प्लस देखना है संख्या को, क्षार के लिए OH देखना है। तो इस तरीके से हम यहाँ सिर्फ रिलेशन देख रहे हैं, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ये सारी चीज़ें मैं पहले बता चुका हूँ दूसरे यूनिट्स में, तो आप वो यूनिट कंप्लीट देखिए तो ये सारी चीज़ें आपको इजीली समझ में आ जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ सारा चीज़ आपने देख लिया होगा। तो ये डाटा यदि मैं यहाँ पे रखूँ तो ये क्या हो जाएगा, W अपन इसको मोलर मास को डबल M ना लिख करके हम ऐसा सिंगल M भी लिख सकते हैं, उसमें स्वतंत्र है। इसका अर्थ भी क्या होगा, मोलर मास होगा। तो इस E की जगह रिप्लेस कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा M/NF। अब ये हो जाएगा 1/V का अर्थ होता है आयतन, और ये क्या हो जाएगा, आयतन है अपना लीटर में। इस NF के लिए मैं यदि इसको और थोड़ा सेट करूँ तो ये हो जाएगा W/M। अब ये जो NF है कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और ये हो जाएगा अपना 1/V, ये हो जाएगा लीटर में। इसके लिए हम ये NF इस तरीके से इधर बीच में रख करके मैं इसको सामने रख दिया। तो मैं तो यहाँ तक आपने समझ लिया होगा ये कैसे आया। ठीक, ये है हमारा नॉर्मलता का सूत्र, एक सामान्य। हम इनके बीच में इसी माध्यम से रिलेशन देखेंगे। मैं नॉर्मलता का सूत्र पहले लिखा, और नॉर्मलता का ये जो सूत्र होता है इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यदि मैं यहीं पर मोलरता का सूत्र लिखना स्टार्ट करूँ अर्थात मोलरिटी का, तो मोलरिटी का सूत्र होता है M/W/M इंटू 1/V लीटर में। ये होता है मोलरता का फार्मूला अर्थात मोलरिटी का। मोलरिटी होता है 1 लीटर विलियन में जो सॉल्यूट होता है उसकी मात्रा अर्थात उसके मोलों की मात्रा। तो ये अमाउंट हो गया सॉल्यूट का, उसकी मात्रा, और ये हो गया उसका मोलर मास। ठीक, अब इसको देखिए और ये वाले रिलेशन को देखिए, W/M इंटू 1/V, W/M इंटू 1/V वो क्या है, मोलरता का। तो इसमें यदि मैं रिप्लेस कर दूँ तो क्या हो जाएगा, नॉर्मलता बराबर N फैक्टर इंटू क्या हो जाएगा, मोलरता। तो नॉर्मलता और मोलरता के बीच ये रिलेशन होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपने समझ लिया होगा। अब ये रिलेशन मैं यदि इसमें पुट कर दूँ इस जगह पे, अर्थात इसको मैं यदि समीकरण 1 नाम दे दूँ, इसको समीकरण 2, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ समीकरण 2 से, अर्थात इसमें क्या लिख सकता हूँ, EQ इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपन, देखिए N क्या है, नॉर्मलता। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, नॉर्मलता और मोलरता के बीच में रिलेशन बना रखा है, सिर्फ इन दोनों के बीच में रिलेशन को बनाने के लिए। तो नॉर्मलता और मोलरता के बीच रिलेशन क्या होता है, ये होता है। इसको हमने सॉल्यूशन चैप्टर में भी पढ़ा था, तो वहाँ भी आप इसको समझ सकते हैं। और ये सारा चीज़ स्टेप नहीं करेंगे तो आप डायरेक्ट इसको भी याद कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो समझ लिया होगा। इस N की जगह हम क्या लिखेंगे, अब NF इंटू M। ठीक, अब इसमें देखो ये NF इंटू M, इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, K इंटू 1000, और इस M को ऐसे लिखूं और NF को थोड़ा सा अलग कर दूं, तो ये किसकी तरह दिख रहा है, देखिए ये पूरा आंकड़ा, ये आंकड़ा दिख रहा है हमको इसकी तरह, और ये क्या है, लेमडा M है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपने समझ लिया होगा। अर्थात ये पूरा ऊपर का डाटा क्या होने वाला है, लेमडा M। तो और ये NF तो रहेगा ही, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, लेमडा EQ इक्वल टू लेमडा M/NF। अर्थात यदि मुझे तुल्यांक चालकता निकालना है तो जो मोलर चालकता रहेगा उस मोलर चालकता को मैं NF से भाग दे दूं तो मुझे तुल्यांक चालकता मिल जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई कर दूं एक दूसरे से, तब हमको क्या मिल जाएगा, मोलर चालकता। तो उम्मीद करता हूं यहाँ तक आपने इनका रिलेशन समझ लिया होगा। ये रिलेशन बहुत काम का है, आगे हम जब कोलराज का नियम पढ़ेंगे उसमें बहुत काम आने वाला है। इसको नोट करिए, फिर समझते हैं कि मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता और विशिष्ट चालकता, इन सब पर कोई भी जो विद्युत अपघट्ट विलयन रहता है उसका क्या प्रभाव पड़ता है। अर्थात विद्युत अपघट्ट विलयन में यदि हम कोई भी पानी मिला दें या उसको पतला कर दें तो ये जितने भी हमने मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता हो गया, ये सारे जो आंकड़े होते हैं उनमें क्या प्रभाव पड़ता है इसको समझेंगे। ठीक है, नोट करिए जल्दी। मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता के बाद अब हम पढ़ रहे हैं चालकता पर तनुता का प्रभाव क्या पड़ता है। अर्थात कोई भी जो हमारा विद्युत अपघट्ट विलयन रहता है अर्थात इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन रहता है, उसमें जब हम पानी डाल देते हैं अर्थात उसको पतला कर देते हैं तो जो अलग अलग प्रकार के चालकता होते हैं उसमें क्या प्रभाव पड़ने वाला है। ठीक, तो उसमें सबसे पहले देखते हैं चालकत्व या चालकता पर प्रभाव। अब देखिए, तनुता का अर्थ होता है कि हमने पानी ज़्यादा मिला दिया है, अर्थात जो पहले शुद्ध अवस्था में था हमारे पास कोई कंपाउंड अर्थात जो लिक्विड फॉर्म में पड़ा है वो, अब उसमें हमने बाहर से क्या मिला दिया, पानी, उसको हम बोल रहे हैं तनुता अर्थात डाइल्यूशन।
अब तनुता को बढ़ा देंगे अर्थात पानी मिलाना शुरू कर देंगे तो क्या होगा, सांद्रता घटेगा। सांद्रता घटेगा का अर्थ है कि इसका जो गाढ़ापन है वो कम होने वाला है। तो ये रिलेशन है इसमें। तनुता से ठीक उल्टा क्या है, सांद्रता। तनुता मतलब डाइल्यूट, तो सांद्रता अर्थात गाढ़ापन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब पहला चालकत्व अर्थात जिसको जी से दिखाते हैं, आजकल लेटेस्ट नोटेशन है। चालकत्व अर्थात एक आयन को दूसरे जगह फ्लो कराने में जो मदद मिलता है उसको हम बोलते हैं चालकता या चालकत्व, जिसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब चालकत्व जो है ये तनुता किससे सीधा रिलेशन है, अर्थात तनुता जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, चालकत्व भी बढ़ जाएगा। अब इसका सीधा सा कारण है कि पानी जब हम मिलाना शुरू करेंगे, जैसे मान लो मेरा एक कंटेनर है इस तरीके से, और इस कंटेनर में मैंने एसिड को डाल दिया, थोड़ा देर के लिए समझ लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, HCl को। अब इसमें मैं पानी डाल रहा हूँ, पहले इतना भरा था, अब इतना भर दिया मैं, तो इतना भर दिया तो क्या हो गया, जो H हाइड्रोजन प्लस और Cl माइनस जो आयन इसमें पड़े थे वो पहले इतने में घूम रहे थे धीरे धीरे, अब इसमें पानी मिला दिया तो ये क्या हो गया, सभी तरफ फैल गया, ऐसे धीरे धीरे फैल गए। तो क्या होगा, इनको मूवमेंट करने का जगह ज़्यादा मिल गया। अब मूवमेंट करने का अर्थात एक जगह से दूसरे जगह जाने का जगह ज़्यादा मिलने लगा, इसलिए क्या है, जो चालकता है वो बढ़ जाएगा। लेकिन इसमें कंडीशन है। कंडीशन कैसे, देखिए, यदि हमारे पास प्रबल विद्युत अपघट्ट है, प्रबल विद्युत अपघट्ट अर्थात स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, हम उस इलेक्ट्रोलाइट को कहते हैं जिसको जल में डालते ही वो क्या होगा, तुरंत अपने आयनों में सबके सब टूट जाएंगे। अर्थात ऐसा समझ सकते हो कि मान लो मेरे पास कोई विद्युत अपघट्ट है और जिनकी संख्या 100 है, और 100 को मैंने क्या कर दिया, पानी में डाल दिया। 100 को लिया मैंने और 100 के 100 क्या है, पूरा अपने आयनों में टूट गए। तो टोटल मुझे इसका मान लो जितना लिया उतना सब के सब टूट गए, तो टोटल करूँगा तो क्या आ जाएगा, 1 आएगा। ये जो 1 आता है इसको बोलते हैं वियोजन स्थिरांक अर्थात डिसोसिएशन स्थिरांक। डिसोसिएशन स्थिरांक का अर्थ होता है कि टूटने का स्थिरांक एक प्रकार से, अर्थात जितना हमने अणु लिया किसी भी पानी विद्युत अपघट्ट का पानी में घोलने के लिए, सब के सब जितने लिए वो सब टूट गए। ऐसा समझ सकते हो 100 की संख्या में हमने लिया और 100 पूरे टूट गए अपने आयनों में। तो इस तरीके से यदि हम 100/100 लिखेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसीलिए यहाँ अल्फा का मान हमेशा 1 रहता है, किसमें, प्रबल विद्युत अपघट्ट में। अब प्रबल विद्युत अपघट्ट जब हम लेंगे तो हम जानते हैं कि प्रबल विद्युत अपघट्ट जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया या H2SO4 हो गया, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल जिसको बोलते हैं, HCl हो गया, HNO3, ये सब प्रबल विद्युत अपघट्ट हैं। दुर्बल की बात करूं तो इसमें आता है एसिटिक एसिड CH3COOH, NH4OH, अम्ल क्षार सब हो सकते हैं, मैं यहाँ पे अम्ल ले रहा हूँ, ठीक। तो इन चीज़ों को प्रबल बोलते हैं। प्रबल मतलब इस टाइप के जो अपने कंपाउंड है या विद्युत अपघट्ट है, इनको जब पानी में डालेंगे तो जितने डालेंगे सबके सब अपने आयनों में टूट जाएंगे। अब सोचिए कि शुरुआत में तो अपने आयनों में टूट गए, अब मैं उसमें और पानी मिला रहा हूँ, अर्थात उसको मैं तनु करना शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि हम तनुता के द्वारा देख रहे हैं कि चालकता पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो इसकी खासियत यह है प्रबल विद्युत अपघट्ट की कि जैसे ही पानी में डालेंगे जितने थे वो सबके सब अपने आयनों में टूट जाएंगे, ठीक है। अब आयनों में टूट जाएंगे, अब उसमें मैं और पानी मिला रहा हूँ बाहर से, तो होगा क्या कि पानी यदि हम मिला दें अर्थात तनुता बढ़ा दें तो सांद्रता तो कम होगा, क्योंकि जो गाढ़ा रहेगा घोल उसमें और पानी मिला रहे हैं तो क्या हो जाएगा, पतला। लेकिन आयनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब इसका कारण ये है कि जो प्रबल होते हैं अर्थात प्रबल विद्युत अपघट्ट में सभी आयनों में पहले से टूट जा रहते हैं, सभी आयनों में पहले से टूटे रहते हैं, पहले से टूटे होते हैं अर्थात जितना हमने शुरू में लिया था वो शुरू में ही टूट गया था। अब उसमें हम पानी डालेंगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि टूटा वाला वैसे ही पड़ा रहेगा, बस थोड़ा थोड़ा दूरी क्या होगा, बढ़ जाएगा। इस वजह से क्या होगी, इसमें चालकता जो है वो बढ़ने वाली है, ठीक है। अर्थात तनुता के केस में चालकता हमेशा बढ़ेगा दूरी बढ़ने के कारण। यहाँ सीधा स्पष्ट लिख देता हूँ, आयनों के बीच की दूरी बढ़ेगी, आयनों के बीच की दूरी बढ़ जाने से क्या होगा, जो चालकता रहेगा वो सब बढ़ जाएगा। इसी तरीके से दुर्बल अर्थात ऐसे विद्युत अपघट्ट, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जिसको पानी में डालेंगे तो मान लो 100 की संख्या में विद्युत अपघट्ट को ले रहा हूँ तो 100 में से 100 नहीं टूटेंगे, 100 में से 99 टूट सकते हैं, 100 में से 98 टूट सकते हैं, 100 में से 50 टूट सकते हैं, अर्थात 100 में से 100 कभी नहीं टूटेंगे। इसलिए क्या है, अल्फा का मान यहाँ 1 से क्या आएगा, हमेशा कम आएगा। इसको ऐसा समझ लीजिए, अल्फा यदि मुझे निकालना रहे तो हमने लिया 100, टूट गए 99, अब इसमें भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, 0 में आना होगा उत्तर, इसलिए 1 से क्या आएगा, इसका मान हमेशा कम आएगा। लेकिन ये वाले का सबका मान अल्फा का मान 1, अल्फा यहाँ वियोजन स्थिरांक है, टूटने का स्थिरांक, ठीक, यहाँ भी वही। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आयनों की संख्या बढ़ जाएगी। आयनों की संख्या इसलिए बढ़ेगी क्योंकि ये जब शुरू में इसमें हमने पानी डाला था तो क्या है, आयन में ये कम मात्रा में टूटे थे, अर्थात इसका जो सॉल्यूशन रहता है ये वैसे ही क्या है, धीरे धीरे आयनित होता है, धीरे धीरे आयनों में टूटता है। अब हम इसमें पानी डाल दिया हमने, तो ये क्या है, जो बचे हुए थे 1-2 की संख्या में वो भी अपने आयनों में टूट गए, अर्थात आयनों की संख्या यहाँ क्या हो गई, बढ़ गई। तो यहाँ पे चालकता बढ़ जाएगी। चालकता दोनों केस में बढ़ने वाला है, यहाँ आयनों की संख्या बढ़ेगी
और यहाँ आयनों की संख्या स्थिर पड़ी रहेगी क्योंकि पहले से वो टूट चुके हैं, इसलिए उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन चालकता यहाँ भी बढ़ेगी क्योंकि उनके बीच में दूरी बढ़ने वाला है। आयनों के बीच में जो पहले पास पास रहते थे, मान लो H प्लस और Cl यहाँ रहते थे, अब पानी मिला दिया तो H इधर पहुँच गया, Cl इधर पहुँच गया। ठीक है, उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी। अब दूसरा है हमारा विशिष्ट चालकता, अर्थात जब पानी मिला देंगे विद्युत अपघट्ट में तो विशिष्ट चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमने पढ़ा है विशिष्ट चालकता अर्थात कप्पा का अर्थ होता है 1 मिलीलीटर जो विद्युत अपघट्ट रहता है उसकी चालकता, अर्थात थोड़ा सा जो रहता है उसकी चालकता। अब ऐसा समझिए ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। कैसे उल्टे, कि जैसे मान लो मेरे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में मैंने HCl भर रखा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये कितना ले रखा है 1 ml। ठीक है, अब मैं थोड़ा देर के लिए समझ लेता हूँ कि 1 ml हमने ले रखा है और इसके जो HCl है इसका मैं 2 मोल ले रखा हूँ, 2 मोल या 2 अणु ले रखा हूँ। ठीक है, 2 अणु हैं शुरुआत में। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, अभी इतना है इसमें पानी, अब इसमें हमने पानी मिलाना शुरू कर दिया। पानी मिलाएंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ, अर्थात तनु हो जाएगा। तनु होगा तो अब क्या होगा, पहले क्या था 1 ml में कितने थे 2 मोल थे, अब पानी 1 से मैंने कर दिया 2 ml, अब भी क्या है 2 मोल ही है। क्यों, क्योंकि जो हमारा सॉल्यूशन है वो 1 ml है और जो HCl है वो उसका अणु ऐसे ही पड़ा है जैसे पहले था वैसे ही, अर्थात इसका अणु हमने शुरुआत में कितना लिया था 2 मोल। अब पानी डालेंगे तो 2 मोल से एक्स्ट्रा कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि हमने थोड़ा सा ही सॉल्यूशन ले रखा है इस वजह से। तो शुरुआत 1 ml लिया तब भी 2 मोल था, अब 2 ml ले रहे हैं तो 2 मोल, अर्थात उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब इस तरीके से यदि इसी का देखूँ 2 ml में भी अभी 2 मोल है तो इसमें यदि निकालूँ 1 ml में तो कितना होगा, तो 2 मोल अपान 2 अर्थात 1। अर्थात पानी जब मैं डाल दूंगा तो इसका अर्थ ये होगा कि इसमें जो आयन थे उनकी संख्या घटने वाली है क्योंकि पानी बढ़ गया तो बहुत दूर हो जाएंगे, मतलब पानी की मात्रा बढ़ गया, आयन तो वही है। पहले 1 ml एरिया में 2 मोल थे क्योंकि 1 ml विद्युत अपघट्ट की चालकता को क्या बोलते हैं, कप्पा बोलते हैं। तो 1 ml में पहले 2 अणु थे, 2 मोल का अर्थ ये समझिए कि 2 अणु थे। अब मैंने पानी मिला दिया तब भी अब पानी हो गया 2 ml। ठीक है, तो अब अणु अभी भी कितने ही हैं 2 मोल हैं, अर्थात अणु में कोई फर्क नहीं पड़ा है या 2 अणु हैं, ऐसा समझ लीजिए। तो हम कप्पा किसको बोलते हैं, 1 ml को कप्पा बोलते हैं। तो यदि मैं इसी को ml के फॉर्म में निकालूं, 2 मोल में 2 अणु हैं तो 1 मोल ml में कितने होंगे, 1 ml में 2/2 करूँगा तो क्या हो जाएगा 1 अणु या 1 मोल आ जाएगा। अर्थात पहले 1 मोल के एरिया में इतना रहते थे, अब 1 मोल के एरिया में जब हमने क्या कर दिया, आयतन बढ़ा दिया, पानी डाल दिया तो क्या हो गया, अणु की संख्या घट गई क्योंकि बंटवारा हो गया उसका, पानी तो ज़्यादा हो गया, अणु हैं उतने ही, लेकिन पानी के हिसाब से हमने उस अणुओं को क्या कर दिया, बंटवारा कर दिया। इसलिए हम इसका रिलेशन ऐसा, तनुता बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, हमेशा घटने वाला है, तनुता बढ़ाने पड़ता है, ये का मान हमेशा कम होने वाला है। तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी, तो इसको आप अच्छा समझिए। केवल यही एक फैक्टर है जो कम होने वाला है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। विशिष्ट चालकता कम होगा हमेशा पानी मिला देंगे तो उम्मीद करता हूँ दोनों कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा। चालकत्व पर क्या होगा, हमेशा पानी डालने पर ये हमेशा बढ़ने वाला है, ये इसका ट्रिक है। और ये क्या होगा, हमेशा ये घटने वाला है क्योंकि 1 ml के लिए डिफाइन किया जाता है। 1 ml से जब भी ज़्यादा होगा अणु वही रहेंगे, बस वो घटने लगेगा। इसको नोट करिए, फिर हम पढ़ते हैं तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। मोलर चालकता पर तनुता का क्या प्रभाव पड़ता है। मोलर चालकता अर्थात मोलर कंडक्टिविटी, जिसको लैम्डा m से दिखाते हैं, और इसका फार्मूला है लैम्डा m इंटू कप्पा इंटू क्या होता है 1000/m। यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही हम तनुता को बढ़ाते हैं अर्थात पानी डालना शुरू करते हैं किसी भी किसमें, इस तरीके से हमारा कंटेनर है, इसमें इस तरीके से इलेक्ट्रोड पड़ा है और इस इलेक्ट्रोड के अंदर ये हमारा सॉल्यूशन है। ये इलेक्ट्रोड के बीच का दूरी कितना है, 1 सेंटीमीटर। तो उस समय जो चालकता पता कर रहे हैं 1 मोल सांद्रता का, उसको हम क्या बोल रहे हैं, मोलर चालकता। तो इनकी सांद्रता पर क्या फर्क पड़ने वाला है। तो देखो तनुता जब बढ़ाएंगे हमेशा, तो तनुता बढ़ाने से हमने देखा है कि जो K का मान है, K का मान क्या होता था, घटता था। और इसमें क्या होगा, जो मोलर चालकता रहेगा इसका मान हमेशा बढ़ेगा। कारण ये है मोलर चालकता का मान, अर्थात ऐसा है तनुता का संबंध, तनुता समानुपाती बोल सकता हूँ मैं मोलर चालकता। अब इसका कारण ये है कि प्रायोगिक रूप से देखा गया है, प्रैक्टिकली ऐसे देखने पर तो कुछ और लगता है क्योंकि ये मान कम होगा तो, और इससे हम कम को भाग देंगे तो क्या होगा, हमेशा मान कम आने वाला है। ठीक है, क्योंकि नीचे वाला अधिक भी रहेगा। तो प्रायोगिक रूप से देखा गया है, देखा गया है कि कप्पा का मान धीरे धीरे कम होता है, धीरे धीरे कम होता है और तनुता
तनुता अर्थात मैं बोल सकता हूँ जो पानी मिलाने की क्षमता है उसको, जिसको V से भी दिखाते हैं, आगे हम उसको पढ़ेंगे इस तरीके से। तो इस कमान बहुत तेज़ी से बढ़ता है, कमान तेज़ी से बढ़ता है, इसलिए ऐसा होता है, तेज़ी से बढ़ता है। ठीक, अर्थात इसमें पानी डालेंगे तो जो लैम्डा m है उसका मान हमेशा बढ़ने वाला है। कारण वही रहेगा, पानी डालेंगे तो इनके बीच का दूरी बढ़ेगा, उनको दोनों की ओर जाने के लिए स्पेस मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें लैम्डा EQ तुल्यांक, ये होता है कप्पा इंटू 1000/n। यहाँ भी तनुता जब बढ़ा देंगे तो तनुता बढ़ाएंगे तो लैम्डा EQ है इसका मान हमेशा बढ़ने वाला है, और कप्पा का मान जानते हैं कम होता है, लेकिन ये बहुत धीरे गति से कम होगा, और जो तनुता है वो इसकी अपेक्षा बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला है। इस वजह से यहाँ क्या होगा, तुल्यांक चालकता का मान हमेशा तनुता बढ़ाने पर बढ़ने वाला है। तो इनके बीच में रिलेशन ये हो जाएगा, तनुता समानुपाती लैम्डा EQ। उम्मीद करता हूँ ये रिलेशन आपने समझ लिया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काम का चीज़ है, जिसको मैं स्क्वायर डिब्बा में रख रहा हूँ। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे विद्युत भट्ट विलयन की चालकता को से संबंधित जितने भी टर्म थे, अर्थात प्रतिरोध, मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता, सेल स्थिरांक, इन सब से संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन, और साथ में फिर स्टार्ट करेंगे हम लोग कोलरास का नियम। ठीक, थैंक यू।